हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछा है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? Which country has been ranked number 1 on the Global Terrorism Index 2026? ऑप्शंस हैं इराक, सीरिया, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की जो पीडीएफ है वो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिलती है। और ये सभी पीडीएफ्स हम आपको 1 ईयर वैलिडिटी वाला जो हमारा 2026-27 पीडीएफ पैक है उसके तहत प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए यूज़फुल है, जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। केवल यही पीडीएफ पैकेज आपका सफिशिएंट रहने वाला है, हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं होगी। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको ये मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे और कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। At what age did बालेन शाह become the youngest prime minister of Nepal? बालेन शाह किस उम्र में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 35 ईयर्स। तो बालेन शाह या फिर बालेंद्र शाह, इन्होंने हाल ही में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के पद की शपथ ली है। 35 साल के हैं ये, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नेपाल के इतिहास में। और इन्हें जो शपथ दिलाई गई वो नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल द्वारा दिलाई गई शीतल निवास काठमांडू में। ये याद रखिएगा, शीतल निवास क्या है? नेपाल के राष्ट्रपति का ऑफिस भी है और आवास भी है। जो बालेंद्र शाह है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से हैं और 2026 के जो है नेपाल में जनरल इलेक्शन हुए हैं, 275 में से 182 सीट्स इस पार्टी ने जीती है। बालेन शाह ने झापा 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव जीता और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को हराया काफ़ी बड़े मार्जिन से। ये फर्स्ट लीडर हैं नेपाल के सदर्न प्लेन के जो मधेशी कम्युनिटी है जो प्राइम मिनिस्टर पद तक पहुंचे हैं। द 52nd G7 समिट विल टेक प्लेस इन विच कंट्री? 52वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है, फ्रांस। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 52वां G7 समिट अटेंड करेंगे एवियन लेस्पेंस फ्रांस में 15-17 जून 2026 के बीच में। इनवाइट किया गया है इन्हें फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। तो G7 मेंबर्स तो रहेंगे, उनके अलावा भारत, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, ब्राज़ील को भी इनवाइट किया गया है पार्टनर्स के तौर पर। G7 या ग्रुप ऑफ 7 की बात करें, एक इनफॉर्मल ब्लॉक है जो भी इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमीज हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ओरिजिनली ये G6 था 1975 तक, फिर 1976 में कनाडा भी इसमें ज्वाइन हुआ। फर्स्ट समिट भी इसकी फ्रांस में हुई थी नवंबर 1975 में। Which of the following is the most valuable telecom brands globally according to the Brand Finance report? ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान दूरसंचार ब्रांड है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, टी मोबाइल। जो कंबाइंड ब्रांड वैल्यू है वर्ल्ड के टॉप 150 टेलीकॉम ब्रांड्स की, ये 741.8 बिलियन US डॉलर पहुंच चुके हैं इस साल। ऐसा टेलीकॉम 150 2026 ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में बताया गया है। मोस्ट वैल्यूएबल टेलीकॉम ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो टी मोबाइल है, deutsche टेलीकॉम, वेरिजोन, AT&T और चाइना मोबाइल। स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड वेटल ग्रुप है। भारतीय एयरटेल, अगर हम अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 6% इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी है, 8.1 बिलियन US डॉलर पहुंच चुकी है और इसकी ग्लोबल रैंक 17वीं है। रिलायंस जियो ग्रुप की बात करें तो 14% इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी है, 7.4 बिलियन US डॉलर और 23वीं रैंक इसकी ग्लोबली। वोडाफोन आइडिया 101वीं पोजीशन पर है। Who was named Para Archer of the Year 2025 by World Archery?
वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसे दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है शीतल देवी। तो भारत की शीतल देवी ये पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 नामित की गई हैं वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा। 19 साल की जम्मू एंड कश्मीर से आती है। फर्स्ट एंड ओनली फीमेल आर्मलेस आर्चर हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप्स में। इस साल और भी अवार्ड दिए गए कैटेगरीज में, जैसे आर्चर ऑफ द ईयर ये आमिर खान हैनी को दिया गया टर्की, यंग आर्चर ऑफ द ईयर दिया गया बैप्टिस्ट एडिस ऑफ फ्रांस, और बेस्ट टीम ऑफ द ईयर दिया गया है कोरिया की जो रिकर्व मेंस टीम है। वर्ल्ड आर्चरी का हेडक्वार्टर्स लुसेन स्विट्जरलैंड में है। हु वॉन द जापान ग्रां प्री 2026? जापान ग्रां प्री 2026 का विजेता कौन रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है एंड्रिया किमी एंटोनेली। एंड्रिया किमी एंटोनेली 19 साल के हैं, इन्होंने जापान ग्रां प्री जीता है। यंगेस्ट F1 चैंपियनशिप विनर बन गए हैं ये। इटालियन रेसिंग ड्राइवर हैं और फॉर्मूला 1 में मर्सिडीज के लिए compete करते हैं। विजयपत सिंघानिया हु रिसेंटली पास्ड अवे was the former chairman of which company? हाल ही में दिवंगत हुए विजयपत सिंघानिया किस कंपनी के पूर्व अध्यक्ष थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है रेमंड। फॉर्मर रेमंड चेयरमैन विजयपत सिंघानिया का निधन हो गया है 87 की एज में। पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था और एविएटर भी थे। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके नाम। हॉट एयर बैलून में इन्होंने हाईएस्ट एल्टीट्यूड अचीव किया है और लगभग 2 दशक तक इन्होंने रेमंड के चेयरमैन ये रहे हैं, 2000 तक। एक और ऑब्जर्वेटरी देख लेते हैं। ब्रूट मैरी कैल्डिकास कैनेडियन साइंटिस्ट रही है और जो ओरंगुटान्स रहते हैं उनकी स्टडी और कंजर्वेशन के लिए जानी जाती हैं। 79 की एज में इनका निधन हो गया, काफ़ी फेमस थी है। What was the amount of penalty imposed on Airtel Payments Bank Limited by RBI? RBI ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 31.80 लाख रुपीस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31.80 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि इसने आरबीआई के जो डायरेक्शंस हैं डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित उनका अनुपालन नहीं किया है, नॉन कंप्लायंस उसके साथ किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी है। 11 अप्रैल 2016 को इसकी स्थापना हुई और ये पहली कंपनी बना जिसे पेमेंट्स बैंक लाइसेंस प्राप्त हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अंडर सेक्शन 22(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। द वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस 2026 वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है तेलंगाना। तो वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस 2026 ये हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया बुद्धवनम और तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा वियतनाम बुद्धिस्ट संघ के साथ मिलकर, और मिनिस्टर्स, मॉन्क्स, स्कॉलर्स, डेलीगेट्स 20 से ज़्यादा कंट्रीज से इसमें पार्टिसिपेट किया। बुद्धवनम ये तेलंगाना में इंडिया का फर्स्ट बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क है। What was the labor force participation rate for the ages 15+ as per periodic labor force survey annual report 2025? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए श्रम बल भागीदारी दर कितनी थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 59.3%। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट फॉर 2025 को रिलीज़ किया है। जो ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है इसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा लॉन्च किया गया 2017 में, और ये एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स के बारे में बताता है। 2 फॉर्मेट में डेटा बताता है। एक तो यूजुअल स्टेटस जो कि 365 दिन की एक्टिविटी के बारे में बताता है, दूसरा है करंट वीकली स्टेटस जो कि पिछले 7 दिन के बारे में बताता है, मतलब क्या स्टेटस रहा है एम्प्लॉयमेंट का और लेबर फोर्स का। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 15+ की बात करें तो ये 59.3% रही है 2025 में। मेल पार्टिसिपेशन 79.1% रहा है। फीमेल पार्टिसिपेशन 40% रहा है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 57.4% रहा है।
रूरल फीमेल वर्क पॉपुलेशन रेशो 44.9% रहा है। द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये 3.1% रहा है 2025 में। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 15 से 29 साल, इसमें ड्रॉप देखने के लिए मिला है 9.9% से 9.9% हो गया है ये, पहले 10.3% था 2024 में। एग्रीकल्चर का जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज हुआ है 44.8% से घटकर 43% हुआ है। वहीं जो मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो बढ़ा है, 12.1% हो चुका है परसेंटेज। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग एजुकेटेड पर्सन्स ये 6.5% रहा है। At the all India level, the average number of years in formal education for those aged 15 plus 10 years हो चुका है। ठीक है, जो फॉर्मल एजुकेशन में है। Indian Army has executed its first ever capital procurement contract through the government e-marketplace portal. Which company signed the contract with the Indian Army for the supply of 93 telescopic handlers? भारतीय सेना ने सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से अपना पहला पूंजीगत खरीद अनुबंध पूरा किया है। किस कंपनी ने भारतीय सेना को 93 टेलीस्कोपिक हैंडलर की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है जेसीबी इंडिया लिमिटेड। तो इंडियन आर्मी ने फर्स्ट एवर कैपिटल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 93 टेलीस्कोपिक हैंडलर्स का रहा है, जो कि जेसीबी इंडिया लिमिटेड के साथ साइन किया गया है 25.90 करोड़ रुपए के साथ। According to the 2026 Global Education Monitoring Report by UNESCO, how many children, adolescents and youth are out of school globally? यूनेस्को की 2026 ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर कितने बच्चे, किशोर और युवा स्कूल से बाहर हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है 273 मिलियन। तो 2026 ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो कि यूनेस्को द्वारा जारी की गई है, इसमें बताया है कि ऐसे बच्चे जो स्कूल करिकुलम से बाहर हैं, चाहे वो यूथ हो, एडोलसेंट है, चिल्ड्रन हो, उनकी संख्या 273 मिलियन है। और लगातार 7वां साल ऐसा है जब ये नंबर बढ़ रहा है। 1 in 6 चिल्ड्रन ग्लोबली एक्सक्लूडेड फ्रॉम एजुकेशन, 6 में से एक बच्चा बाहरी एजुकेशन क्षेत्र से। सब सहारन अफ्रीका और सेंट्रल सदर्न एशिया ये 3/4 ऑफ ग्लोबल आउट ऑफ द स्कूल पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इस रीजन से है। किसी भी कंट्री ने यूनिवर्सल सेकेंडरी कंप्लीशन नहीं अचीव किया है। दुर्गा स्कीम फॉर वीमेन एंड ट्रांसजेंडर ई ऑटो ड्राइवर्स हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूटी? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला और ट्रांसजेंडर ई ऑटो चालकों के लिए दुर्गा योजना शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन ए है दिल्ली। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने दुर्गा स्कीम लॉन्च की है महिला और ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए, जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा भी चला सकती हैं। दुर्गा का मतलब है ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वीमेन ट्रांसजेंडर ग्रीन ई ऑटो। बजट 20 करोड़ रुपए का इस स्कीम का। पहले फेज में 1100 बेनिफिशरीज को सपोर्ट किया जाएगा, 1000 वुमेन और 100 ट्रांसजेंडर पर्सन्स, मतलब वो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा परमिट उन्हें ऑब्टेन कराया जाएगा। व्हाट डज दिल्ली गवर्नमेंट्स अनमोल स्कीम स्टैंड फॉर? दिल्ली सरकार की अनमोल योजना का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर। तो देखिए, चाइल्ड हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने अनमोल यानी कि एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर इसको स्कीम को लॉन्च किया है। फ्री जेनेटिक स्क्रीनिंग यहाँ पर की जा रही है जितने भी न्यूबॉर्न हैं, नवजात हैं, उनके लिए, ताकि अगर कोई उन्हें बीमारी हो तो शुरुआत में ही पता चल जाए, कोई डिसेबिलिटी ना उन्हें। तो न्यूबॉर्न अक्रॉस बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली विल बी स्क्रीन्ड फॉर 56 जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो 56 तरह का जो जेनेटिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं तो उनकी जांच की जाएगी न्यूबॉर्न की। जैसे ही बच्चे का जन्म होगा 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर हिल प्रिक ब्लड टेस्ट से। जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अकर्स ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज इन डीएनए में अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हो तो उसके कारण ये डिसऑर्डर होते हैं और काफ़ी दिक्कत होती है बच्चे की ग्रोथ में, ब्रेन डेवलपमेंट में डिसेबिलिटी हो जाती है। इंडियाज गर्भइनी इनिशिएटिव एम्स टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस? भारतीय गर्भइनी पहल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस स्थिति को रोकना है? राइट आंसर ऑप्शन डी है प्रीटर्म बर्थ्स। गर्भइनी यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप फॉर एडवांस रिसर्च ऑन बर्थ आउटकम्स, ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रिसर्च है इसको और एक स्टेप आगे लेकर गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस साइंस की मदद से,
ताकि ये प्रिडिक्ट किया जा सके कि प्रीटर्म बर्थ तो नहीं किसी प्रेग्नेंट लेडी के हो रहा है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रेगनेंसी कोर्ट स्टडी है, गर्भिणी इनिशिएटिव। 12,000 प्रेग्नेंट वुमेन को ट्रैक किया गया है ताकि प्रीटर्म बर्थ ना हो सके। AI बेस्ड प्रिडिक्टिव मॉडल है ये, ठीक है। प्रीटर्म बर्थ क्या होता है, मतलब 37 वीक भी नहीं हुए प्रेगनेंसी को और एक बच्चा जन्म दे जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में बच्चा ज़्यादा दिन तक जीता नहीं है, उसे बोलते हैं प्रीटर्म। द रामनाथ गोयनका अवार्ड्स आर गिवन फॉर द एक्सीलेंस इन विच फील्ड। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, जर्नलिज्म। द 20th रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड्स 2026 दिए गए हैं 24 जर्नलिस्ट को अक्रॉस 19 कैटेगरीज। इंडियन जर्नलिज्म में जो उनका आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसको देखते हुए न्यू दिल्ली में अवार्ड दिए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन के द्वारा। कुछ विनर्स हैं जैसे प्रिंट हिंदी में अवधेश अकोरिया को मिले हैं दैनिक भास्कर, ब्रॉडकास्ट डिजिटल में सर्वप्रिया सांगवान BBC न्यूज़ हिंदी, प्रिंट डिजिटल रीजनल लैंग्वेजेस मोहम्मद सबीत और अखिल शिवानंद मातृभूमि, ठीक है। इसी तरह से सारे अवार्ड्स हैं जो महत्वपूर्ण है मैंने लिख दिया यहाँ पे। जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का देखें तो श्रीकांत दशरथी TT नेक्स्ट से। रामनाथ गोयनका इंडियन न्यूज़ पब्लिशर थे और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की इन्होंने शुरुआत की थी इंग्लिश और अदर रीजनल पब्लिकेशंस में, लैंग्वेज पब्लिकेशंस में। Which ETF from India was ranked 6th globally among the top 15 gold ETFs by fund flows? फंड प्रवाह के आधार पर 15 गोल्ड ETF में भारत का कौन सा ETF वैश्विक स्तर पर 6ठे स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड PES। तो निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड PES ये ग्लोबली 6th पोजीशन पर रहा है टॉप 15 गोल्ड ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में। अगर हम फंड फ्लोस की हिसाब से बात करें तो ऐसा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल डेटा ने बताया है। इकलौता इंडियन गोल्ड ETF है जो ग्लोबल 10 में अपनी जगह बना पाए हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स लंदन में है, पूछा जाता है एग्जाम में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देखेंगे। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, मलेशिया की कैपिटल कोलंबुर है, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है और फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। केन्या की कैपिटल बतानी है आपको, नाइजीरिया की कैपिटल बतानी है, वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाया जाता है और 20th एडिशन ऑफ रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया और विच सिटी इन उत्तर प्रदेश वॉज रैंक्ड एज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द 8th एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश क्या कीजिए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PC है, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस PDF कोर्स में आपको हर वे सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ये कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट है, ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 44816988, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा करंट अफेयर्स फंडा नाम से। थैंक यू गाइस।